मेरे साथ हमारे यूजुअल एनालिस्ट अली कादर गिलानी मौजूद हैं। आज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे RNN के चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन जनाब नईम हनीफ ने मुझे ज्वाइन किया है। आप दोनों ज़ात का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले नईम हनीफ, जो आपके पास खबरें हैं ना, क्योंकि आपका अंदर की खबरें होती हैं, वो आप बताएं ताकि फिर कादिर साहब उसके ऊपर तज्जिया कर सकते हैं। नईम हनीफ, आपकी ऑडियो म्यूट है मेरा ख्याल है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। और मैं बिल्कुल आपको सलाम भी पेश करता हूं जिस तसलसल के साथ ये ट्रांसमिशन आपकी जारी है। उसमें यह है कि एक बात अभी इंट्रो में आपने फरमाई तो मुझे वो याद आ रहा था। दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे जिस मुकाम पे, उस मुकाम पे हमला किया गया था, आपको याद होगा। तो ये जो खदशा है ये मौजूद है अपनी जगह, मगर फील्ड मार्शल का तेहरान लैंड करना जो है ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है इसराइल के लिए भी, इंडिया के लिए भी और अमन के दुश्मनों के लिए भी। खबर वही है जो आज शाम को आपने ही दी थी रेड जोन में कि संडे और ट्यूसडे के दौरान किसी भी वक्त जो है अगला सेशन उस कॉल हो सकता है। जो यूएस मीडिया है, जितना मीडिया अमेरिका से आया था, जेडी वैंस से पहले पहुंचा था, वो सारा यहाँ पे मौजूद है। जितने आपके और मेरे फॉरेनर जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं वो इस वक्त रुक गए हैं पाकिस्तान, वापस नहीं गए और वो दोबारा इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है। तो ये फाइनल राउंड भी है और उम्मीद ये की जा रही है कि फील्ड मार्शल ईरान जो है वो एक पॉजिटिव और अगर मैं ये कहूं, अगर इजाजत दें तो एक आखिरी फॉर्मूला और पैगाम लेके गए हैं। उस फॉर्मूले पे अब ईरानी सिविल और अस्करी क़यादत ने सोच विचार करनी है अगले 2 रोज में। ये वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए मुशावरत के एतबार से कि जब वो दोबारा इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर वो एक हतमी फैसला करके आएंगे। और ये जो दूसरा राउंड है, कहा नहीं जाता कभी भी पॉलिटिक्स में और इस तरह की मुज़ाकराती सूरत हाल में कि कोई आखिरी राउंड हो सकता है, लेकिन मेरी इत्तला है कि ये आखिरी राउंड है। और फील्ड मार्शल जो है उनकी जो मसालती और सालसी की जो कोशिश है उस हवाले से फेस टू फेस फिजिकल बाज़ाब्ता एक फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करके लौटेंगे और प्राइम मिनिस्टर भी लौटेंगे फ्राइडे को, गालबन कल शाम तक पहुंच जाएंगे। तो फाइनल राउंड जो होगा, ये दूसरा राउंड जो आखिरी राउंड होगा और फाइनल राउंड होगा। और ईरान उस सूरत में पाकिस्तान आएगा, अब्बास इराक्ची और उनके स्पीकर उस सूरत में पाकिस्तान आएंगे मंडे या ट्यूसडे को, अगर उनको फील्ड मार्शल का ये फॉर्मूला मंजूर होगा और ये शराइत मंजूर होंगी। अमेरिकन का आना बाद की बात है। नईम साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान के प्रेसिडेंट भी आए अगर इत्तला आ जाए कंफर्मेशन की कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं? सर जाहिर है कि वो जो एक सुन रहे हैं आप जैसे सीनियर तज्जियाकारों से कि जब मामला तय पा जाते हैं दोनों कमेटियों के दरमियान और शराइत पे जो है आमादगी हो जाती है, तो फिर एक फाइनल एक जो फॉर्मेलिटी है साइन करने की और एक जो मैसेज है अमन के दुश्मनों को, उसके लिए जाहिर है कि दोनों आएंगे। और वो मुझे एजाज सैयद मेरे दोस्त याद आते हैं, उन्होंने 18 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान जो है वो मदऊ कर लिया था। फिर वो खबर जियो टीवी को वापस लेना पड़ी, मगर मुझे कभी कभी वो याद आती है वो खबर, वो 18 सितंबर वाली। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज जरूर थी कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान का दौरा भी ड्यू था 10 मई के बाद खास तौर पे। तो उन्होंने आना ही है, चले इस बहाने आए, किसी बहाने आए तो सही। अली कादर गिलानी साहब, ओवर टू यू सर। सर, ये एक कमाल डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी का स्टेप लिया है पाकिस्तान ने। एक तरफ सऊदी अरेबिया में प्राइम मिनिस्टर हैं, ईरान में हमारे आर्म फील्ड मार्शल हैं, और ये एक बड़ी कलेक्टिव एफर्ट है सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट की। और ये बिल्कुल एक पेज पे होके एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया
इस खिते को बचाने के लिए, वर्ल्ड वॉर 3 को बचाने के लिए पाकिस्तान को एक रोल प्ले करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो इन्होंने बड़ी कामयाबी से किया। अभी जो हालात नजर आ रही हैं उसमें एक खदशा बिल्कुल है, और वो मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा कि हो सकता है हिजबुल्लाह एक्चुअली एक किसी नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। एक वो जिसे कहते हैं एडहॉक बेसिस पे वो जमात है जिसका एक स्टेट के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं, तो उसके नाम पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाने का इम्कान है कि इसराइल खुद करे और उसके बाद वो इल्जाम लगाए कि ये हिजबुल्लाह की तरफ से ब्रीच हुआ है सीज फायर, तो लिहाजा अब हम नहीं छोड़ेंगे और फिर ये ताबड़तोड़ हमले करें। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त ये ट्रीटी करना इसलिए जरूरी है कि इसमें बहुत से स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। इसमें सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट की बात नहीं है, इसमें इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस में आगे एक फ्यूचर लैंडमार्क जिसे कहते हैं डिफाइन करना है, जिसमें आने वाले वक्त में इफ ऑल गोज वेल तो ईरान और अमेरिका मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मस चलाने की यहाँ पर प्रपोजल पेश किया जाएगा, एंड आई एम श्योर कि ये होगा। और उसमें उनको पेट्रो डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करेंगे। अब उसमें देखना ये है कि चाइना और रशिया उसमें क्या रोल प्ले करते हैं और ईरान इस चांस को किस तरह हैंडल करेगा। अभी इन द मीन वाइल जो हमें नजर आ रहा है कि जो ये पाकिस्तान में जो सारी सेटलमेंट हुई है सर, ये ऑलरेडी डिसाइडेड थी, और ये आज से मैंने मूवमेंट भी देख ली है, हल्की फुल्की चेकिंग स्पॉट्स क्रिएट होने शुरू हो गई, सिक्योरिटी स्पॉट्स, और कल परसों तक ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये बुध या नेक्स्ट जुमेरात की ये बात की जा रही है कि वो सारे लोग इधर मौजूद होंगे, तो उससे पहले इन्होंने पूरे सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं। ये एक बहुत क्लियर मैसेज था जो तेहरान में फील्ड मार्शल का उतरना है दौरान जंग, और जहां पर इतने ताबड़तोड़ हमले हो रही है और उसके बीच में जाना, दैट इज हेल ऑफ अ जॉब। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्लियर मैसेज भी चला गया है, इंडिया इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, तो हमें उसकी वो मीडिया जिसने साल पहले अपना किरदार दिखा दिया था ड्यूरिंग आवर वॉर, उसकी कोई हैसियत नहीं है, और इट इज अ लाफिंग स्टॉक फ्रैंकली। तो उन पर तो बात करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, जिस तरह पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम ले रही है और उसके डिप्लोमेटिक रोल की तारीफ कर रही है, नेक्स्ट वाघा बॉर्डर के ऊपर जो सेरेमनी होनी है उधर इनके स्क्रीन के मुंह करके मेरे ख्याल में उन सारों के बयान चला देने चाहिए, ताकि इनको क्लियर मैसेज पहुंच जाए कि ये हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है, ये पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया है। तो मेरे ख्याल में जो ट्रूप्स की बात, ये सेकंड ऑप्शन है जिसको हम कह रहे हैं लास्ट ऑप्शन। आज सीरिया से वो सारे ट्रूप्स मूव हो गई है इराक, और इराक पे आने का मतलब ये है कि अगर लास्ट ऑप्शन पे ईरान नहीं आता तो वो ट्रूप्स उतारेंगे। अब उसमें दो चीजें हैं, ना अमेरिका फाइनेंशियली जंग अफोर्ड कर सकता है, ना अमेरिका बॉडी बैग अफोर्ड कर सकता है। ये हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे तो इन्होंने यहाँ पे ट्रूप्स उतारी है, लेकिन 50,000 ट्रूप्स को भेजने में से अगर 1,000 भी बॉडी बैग वापस कर ले गए तो ये इलेक्शन ईयर है अमेरिका में ट्रंप का, और जेडी वैंस का इसने फ्यूचर डिसाइड करना है 2028 का। तो आई रियली डाउट कि अमेरिका इस तरह की कोई अटेम्प्ट करेगा, उसकी कोशिश होगी ये किसी तरह से पैच अप। ठीक है, मैं आगा मंसूर साहब ने मुझे एक मैसेज भेजा, उसको पढ़ के मैं मुस्कुरा रहा था। अब ये नहीं मुझे पता आगा साहब की ये ख्वाहिश है कि ये हकीकत है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं, May hot air blowing now, we are seeing the demise of this power in front of us. Are we seeing the demise of a power, Ali Kader? सर देखिए, इट इज टू अर्ली टू से दैट। ये चीजें आगे जाकर एक 5 से 10 साल का अरसा डिसाइड करेगा कि आगे फेट क्या है इस वर्ल्ड का, और ज्योग्राफी में किसकी क्या हैसियत रह जाएगी। अभी जो हालात नजर आ रही है इतना आसान नहीं है किसी का फौरी तौर पे फेट डिसाइड करना कि किस किस्म का आगे जाकर उसका फ्यूचर होगा। अभी तो लेट्स सिट एंड वेट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स कि इस सारी सिचुएशन के रिपरकशंस क्या। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको दिखानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले नईम साहब, आपके हमसाये में इतना क्यों मसला हो रहा है? वो तो मुझे लगता है कोमा में चले जाएंगे आप थोड़ी देर में।
मैंने आपसे खबर शेयर की थी कि खबर पहले आई जी कि नरेंद्र मोदी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मैंने एक डॉक्टर से बात की कि मैं क्या हमसाये में अगर इस तरह की खुशी की वजह से टेंशन में ब्रेन हेमरेज हो, तो उन्होंने कहा जी ब्रेन हेमरेज के लिए ब्रेन का होना जरूरी होता है, उसके बगैर ब्रेन हेमरेज नहीं होता। तो वहां तो बिल्कुल जो है ना वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे गिलानी साहब, इनरेलीवेंट हो जाना वगैरह वगैरह का जो वर्ड, जिस तरह आपका एक लीडर, आपकी एक जमात, आपके मुल्क की एक जमात जो है बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई, उसका कोई तज़किरा नहीं है। और वही एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाह रहा था कि उसको भी बेचारे को बिल्कुल बर्बाद करवा दिया, उसके करियर का गोल्डन पीरियड जो था, डट गए डट गए डट गए कह कह के। मगर मैं ईरानी जो लीडरशिप है मौजूदा, जो इस जंग से निमट रही है और जिनके कांधों पे ये जिम्मेदारी आन पड़ी है, वो वाकई डटे हैं। देखें, जिन नफात पे मौजूदा ईरानी जो लीडरशिप है वो मुज़ाकरात करना चाह रही है और एग्रीमेंट करना चाह रही है, मुबशर साहब बड़ा आसान है इस मुश्किल से निकलने के लिए मौजूदा जो रजीम है वो एक आसान सा एक एग्रीमेंट करे और अपनी जान छुड़ाए इस जंग से और अपना टेनोर जो है उसको महफूज बनाए चंद सालों के लिए, और अपनी जो है एक आध नस्ल जो है उसको महफूज बनाए। मगर मुझे जो फील आ रही है वो ये है कि वो लॉन्ग टर्म और फॉरएवर इस मसले का हल जो है वो चाहते हैं। उसके लिए वो अपनी ना जानों की परवाह कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा के, अपनी जो है नस्ल की जिंदगियों को दांव पे लगा के वो बिल्कुल डटे हुए हैं। इसको डटना कहते हैं, इसको मैं डटना मानता हूं। नहीं, आप बता दें कि अगर मौजूदा रजीम जो है को डील इस तरह की बनाए कि 4-6 साल के लिए इनकी तो जान छोड़े ना, तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। मगर जो आबना हुर्मस के हवाले से जो डील की जा रही है, जो वो एक जोहरी अफसूदगी के हवाले से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और किसी तरह का जो एग्रीमेंट नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब है कि वो ईरान की आने वाली नस्लों के लिए ईरान को महफूज बनाने के लिए कोशा हैं। और हैट्स ऑफ टू ईरानी रजीम। और उसके बाद जो गिलानी साहब ने बात की कि ये बहुत बड़ा सर एक पैगाम है, क्यों ये फुलझड़ियां बंद हुई हैं, क्यों ये नहीं फूट रहे बॉम्ब जो हैं शादी ब्याह पे फूटने वाले, जो इसराइल हर वक्त वहां पे जो है ना एक शबरात लगाए रखता था, क्यों सन्नाटा है, क्यों इतना साइलेंट है? कहाँ चला गया इसराइल? नेतन्याहू को क्या कोई हार्ट अटैक हो गया, कहीं मर गया है, कोई अगवा हो गया? बकोर राना अजीम कहता है उसका बेटा अगवा हो गया है, तो कहाँ चला गया है नेतन्याहू? तो वो मौजूद है। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो मुझे मैसेज आया कि जी एक सबमरीन केबल हिट हो गई है और 20 तारीख तक इंटरनेट आपका अनस्टेबल रहेगा।